आज के लेक्चर के अंतर्गत हम संवैधानिक शक्तियां अर्थात जो राष्ट्रपति की एक संवैधानिक शक्तियां हैं उसके संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति को जो संवैधानिक तौर पर जो शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का क्या महत्व है, क्यों प्रयोजन है उनके, किस प्रकार से वो प्रयोग करते हैं, उन प्रयोग करते हुए प्रशासन को किस प्रकार से वो प्रभावित करते हैं। राइट, तो इनसे रिलेवेंट जो भी व्यवस्थाएं हैं जो प्रशासनिक क्षेत्र में की जाती हैं उनसे संबंधित इनकी जो भी शक्तियां हैं उनको बोलते हैं संवैधानिक शक्तियां। ओके, और प्रशासन के अंतर्गत आप जानते हो कि सभी प्रकार की ब्यूरोक्रेसी आती है, उसी में मंत्रिपरिषद या सभी जो भी विधानमंडल से संबंधित जो सदस्य होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, तो वो राष्ट्रपति इन शक्तियों का पालन करता है और राष्ट्रपति इनका प्रयोग करता है और वो किस आधार पर करता है, वो प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या हमारे देश की जो भी शासन व्यवस्था है उनको नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संवैधानिक प्रमुख होते हैं अर्थात वो संविधान के एक प्रकार से देखा जाए तो संविधान के या देश के वो मुखिया होते हैं, देश के मुखिया होते हैं। तो मुखिया होने के नाते उन्हें ये दायित्व दिए जाते हैं कि वो कोई भी अगर शक्ति उनको दी जाती है, कोई भी अगर शक्ति दी जाती है और वो शक्ति का जो प्रयोग करेंगे, वो शक्ति का जो प्रयोग करेंगे वो उचित ढंग से करेंगे, उचित ढंग से यानी कि न्याय संगत तरीके से उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो जो प्रशासन क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित एवं संचालित करते हुए समस्त जो भी विधि व्यवस्था है जो केंद्र से आप निम्न स्तर तक जो प्रभावित की जाती है या इनके माध्यम से संचालित की जाती है उनको बनाए रखें। ओके, तो ये राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते इनको दी जाती है। लेकिन ये जो शक्तियां हैं ये औपचारिक इनको ही प्राप्त होती हैं, इनको वास्तविक रूप से इनको शक्तियां नहीं मिलती, क्योंकि जो भी ये शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो शक्तियों का प्रयोग जो है परामर्श के आधार पर होता है। विवेक की शक्तियों को छोड़कर जो भी इनकी शक्तियां हैं वो परामर्श के आधार पर होता है। वो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है या हम इसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, आप देखोगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, जो भी प्रधानमंत्री और से संबंधित जितने भी मंत्री होते हैं वो पूरा उनका एक गढ़ होता है, तो उनकी सलाह पर ही ये काम करते हैं। ओके, भले ही ये उनकी सलाह को मानने के लिए एक बार में बाध्य नहीं है, लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए ये वहाँ पे मंत्रिपरिषद को भेजते हैं तो वहाँ पुनर्विचार किया जाता है किसी बात को लेकर के, किसी भी कानून को लेकर के या किसी योजनाओं को लेकर के अगर उस पर पुनर्विचार करते हैं, ओके, तो उसके बाद पुनः इनको भेज देते हैं तो फिर ये बाध्यकारी हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति आप देखोगे ये बाध्यकारी होते हैं, उनकी सलाह को मानने के लिए ये बाध्यकारी होते हैं दूसरी कंडीशन में। ओके, पहले ये स्टार्टिंग में बाध्यकारी नहीं थे लेकिन बाद में ये फिर बाध्यकारी हो गए हैं। अब बात यहाँ आती है कि ये एक प्रकार के देखा जाए तो प्रशासनिक क्षेत्र होता है जहाँ पर स्थायी अधिकारी काम करते हैं, तो स्थायी अधिकारियों में आप देखोगे तो इनकी अलग अपनी व्यवस्थाएं होती हैं या इनके अलग अलग अपने कुछ अथॉरिटियां होती हैं जिनके हिसाब से ये अपने को कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। राइट, लेकिन इनके संबंध में इनका एक प्रकार से जुड़ाव या इनका एक प्रकार से देखा जाए नियुक्ति से संबंधित जो व्यवस्थाएं होती हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं केंद्र लेवल पर। ओके, तो हम इसमें यही समझेंगे कि जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं या प्रशासन से जुड़े जो भी मंतव्य हैं या जो भी स्थायी समितियां या स्थायी संबंधित जो फैसले हैं उनसे रेलिवेंट करने हेतु राष्ट्रपति कहीं ना कहीं उसमें अपनी भूमिका जरूर निभाते हैं।
तो वो इसलिए एक प्रकार से संवैधानिक या प्रशासनिक क्षेत्र के एक प्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि वो देश के मुखिया हैं और देश के मेन व्यक्ति होने के नाते उनको ये पावर दी जाती है, लेकिन वो पावर एक प्रकार के परामर्श के अधीन ही होती है, राइट। चलिए अब बात हम ये करते हैं कि इनको जो शक्तियां दी गई हैं, इनको जो शक्तियां दी गई हैं वो आप देखोगे कई सारी शक्तियां दी गई हैं, जैसे क्योंकि ये एक प्रकार के देखे जाए तो कार्यवाहक शक्ति आप देखोगे, ऐसे हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कार्यपालक शक्ति, यानी कि कार्यपालिका से संबंधित और सरकार से संबंधित जितने भी कृत्य होते हैं उनमें अगर कहीं ना कहीं इनका अगर संबंध बनता है, अगर राष्ट्रपति का संबंध बनता है, तो निश्चित ही उसमें वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें अपनी को निर्भरता को या उसमें प्रयोजन करने के लिए या उसमें कुछ नियमावली बनाने के लिए वो ऐसे कदम उठाते हैं, राइट। तो आप ये समझिए कि जो कार्यपालक हैं, कार्यपालक शक्ति में सबसे पहले आप देखोगे कि ये किसकी नियुक्ति करते हैं। तो पहले आप समझ लो, पहले होती है कार्यपालक शक्ति, दूसरी शक्ति देखोगे तो विधायी शक्ति होती, यानी कि विधि से संबंधित जो संसद से रेलिवेंट जो भी जुड़े मामले हैं, ओके, तो उनसे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनका ये निस्तारण करते हैं, समाधान करते हैं या कुछ अलग से कानून विधि बनाते हैं, ओके। तो वो सभी जो विधियां होती हैं वो विधायी शक्तियों में आते हैं, उनसे रेलिवेंट जो कार्य होते हैं ओके वो कौन करते हैं इसमें, हाँ, राष्ट्रपति। तो विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालक शक्तियां हैं। इसके बाद न्यायिक शक्तियां भी आती हैं। न्यायिक शक्तियां का मतलब आप जानते हो कि न्याय से जुड़ी जो भी शक्तियां हैं या सुप्रीम कोर्ट से उनका जो भी एक परामर्श या सलाहकारी सलाह से संबंधित जो बातें हैं, या आप कह सकते हो क्षमादान से रिलेटेड जो शक्तियां हैं वो एक प्रकार की न्यायिक शक्तियां आती हैं, ओके। इसके बाद आप चौथी शक्ति आप देखोगे तो चौथी शक्ति में आप पढ़ोगे इनकी सैन्य शक्ति, तो सैन्य शक्ति भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति भी इसी में आ गई। सैन्य शक्ति में आप जानते हो कि जितने भी सैन्य सेना जो होती है उनके एक प्रकार से ये सर्वोच्च व्यक्ति माने जाते हैं, सर्वोच्च कमांडर एक प्रकार के ये माने जाते हैं, क्योंकि ये जो देखा जाए तो कोई भी जैसे आपातकालीन समय में जो घोषणा होती है, घोषणा को ये समाप्त करते हैं, तो उसमें ये ही इन्हीं की भूमिका होती है राष्ट्रपति की। तो ये सर्वोच्च माने जाते हैं, ये सेना की सर्वोच्च व्यक्ति माने जाते हैं, इन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है। लेकिन इनके अंडर में एक CDS अधिकारी जो होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। CDS अधिकारी होते हैं, कमांडर जनरल जो बड़े अधिकारी होते हैं वो काम करते हैं इसमें। चलिए, तो ये एक प्रकार से माने जाते हैं, लेकिन काम तो फिर नीचे करते हैं, ना इतना जागरूकता नहीं होती, ना ये इतना उस चीज़ में निपुण होते हैं, जानकारी होती है। लेकिन एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, एक बड़े व्यक्ति होने के नाते इनको सैन्य शक्ति के संबंध में कुछ पावर दी जाती है, यानी कि सर्वोच्च पावर उन्हीं को मानते हैं, लेकिन वो नीचे के ही सब काम करते हैं। चलिए, पांचवी शक्ति आप देखोगे तो इसी में आती है वित्तीय शक्तियां। अभी हम एक एक करके इनको डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो वित्तीय शक्तियां यानी वित्त से रेलिवेंट, जैसा कि आप जानते हो बजट से संबंधित कोई शक्तियों का प्रयोग करना हो या कर से संबंधित, राइट, तो बजट है, कर का वितरण करना है या वित्त आयोग का गठन करना है, ठीक। तो इनसे संबंधित इनकी जो शक्तियां होती हैं वो वित्तीय शक्तियां बोली जाती हैं। फिर इसके बाद कूटनीतिक शक्तियां भी होती हैं। तो कूटनीतिक शक्तियां आप देखोगे तो कूटनीतिक शक्तियां जो होती हैं आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दूतावास या उच्चायुक्त होते हैं उनका भारत में भी गठन किया जाता है, राइट। और वो किस प्रकार से देखा जाए तो विदेशों में भी उन्हीं को भेजा जाता है। तो उसमें राष्ट्रपति जो होते हैं अपनी भूमिका निभाते हैं, उनमें सिग्नेचर है या उनका जो भी रखरखाव है वो देख रेख इनके हाथ में ही होता है, ओके। तो वो उच्चायुक्त देखोगे तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो या किसी भी रूस में हो या कहीं किसी भी देश में, हर देश में एक उच्चायुक्त बैठता है, राइट। लेकिन दूतावास आप देखोगे तो दूतावास उन देशों में मिलते हैं जहां पर राष्ट्रमंडल की सदस्यता नहीं ली जाती है। उच्चायुक्त दूतावास में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसको हम थोड़ा बाद में समझाएंगे, लेकिन अभी समझना हो तो बस इतना समझ लो कि जो दूतावास होते हैं ये अमेरिका जैसे देश हैं, ठीक। और अमेरिका जो देश है वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता नहीं लिए है। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो देश नहीं लिए हैं वहाँ पर जो भी भारत के जो
भारत के मतलब कि भारत की तरफ से जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, भारत के जो वहाँ पे प्रवासी लोग हैं, राइट, वो वहाँ रह रहे हैं, तो निश्चित ही वहाँ की देखरेख करने के लिए जो राष्ट्रपति हैं वो दूतावास को नियुक्त करते हैं, और दूतावास है वो विदेशों में काम करते हैं जाके। लेकिन उन देशों में दूतावास नियुक्त किए जाते हैं जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता नहीं ली हुई, क्योंकि ब्रिटेन में आप देखोगे तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो ली थी भारत ने 1949 में जो ली थी, राइट, तो उनके बाद में जितने भी सदस्य वहाँ पे लिए गए हैं, वहाँ पे जो जितने भी सदस्य हैं, ठीक, उनके संबंध में तो उनसे उच्चायुक्त चयन किया जाता है, और जो राष्ट्रमंडल सदस्यता नहीं लिए हैं वहाँ पे दूतावास चयन होता है। तो इनसे संबंधित कूटनीतिक शक्तियाँ, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी जैसे फैसले लेने हों या सीमा से संबंधित फैसले हों, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनका एक औपचारिक शक्तियों के रूप में ये काम करते रहते हैं। वैसे मुख्य तो मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रधानमंत्री ही होते हैं। कूटनीतिक शक्तियां आ गई, इसी में आप देखोगे आपातकालीन शक्तियां। तो आपातकालीन शक्तियां हैं, तो आपातकालीन शक्ति का आप जानते हो कि किसी भी स्थिति में आपातकालीन शक्ति हो, जैसे कि आप जानते हो कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल वो दो टाइप से लगाते हैं, एक तो युद्ध की आशंका के आधार पर पहले भी घोषणा कर सकते हैं, ठीक, आने वाले समय में युद्ध की आशंका है कि हाँ ऐसी स्थिति बन सकती है कि मुझे देश की एक वहाँ की व्यवस्था को कैसे संभालना है या उस व्यवस्था को कैसे क्रियान्वित करना है, तो उस उद्देश्य हेतु ये राष्ट्र में एक आपातकाल लगा देते हैं कि हम आने वाले समय में उस चीज़ से कैसे प्रकार से निपटना है, राइट। और एक दूसरी स्थिति में ऐसे भी लगा सकते हैं कि युद्ध आक्रमण हो गया है, तो उस स्थिति में भी ये लागू कर सकते हैं, लेकिन इसमें सब परामर्श होना चाहिए किसका, मंत्रिपरिषद का। चलिए, तो राष्ट्रीय आपातकाल में आप थोड़ा समझ लो। तो इसी में राष्ट्रीय आपातकाल देखो दो टाइप से लगता है, पहला तो आप आक्रमण से, दूसरा लगता है सशस्त्र विद्रोह। आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन दो आधारों पर ही ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। सशस्त्र विद्रोह में तो आप जानते ही हो कि भारत के अंदर अंतर्गत जो भी विद्रोह होते हैं, जो बहुत सारी ऐसी विद्रोह जैसी गतिविधियां बन जाती हैं जिससे संभालना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, अराजकता, हिंसात्मक अराजकता फैल जाती है, तो उसे संभालना होता है, तो उस उद्देश्य हेतु उस पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। आप देखोगे इसके बाद आंतरिक आपातकाल। तो आंतरिक आपातकाल आप देखोगे, आंतरिक आपातकाल वैसे शब्द ये अब रहा नहीं है, इसकी जगह आप देखोगे संवैधानिक आपातकाल है, और संवैधानिक आपातकाल एक प्रकार का राष्ट्रपति शासन होता है। तो राष्ट्रपति जो शासन होता है उसमें दो टाइप से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, एक 356 के तहत भी लगाते हैं, दूसरा लगाते हैं वो 365 के तहत। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर राष्ट्रपति 356 के तहत कब लगाते हैं, वो ऐसी स्थिति में लगाते हैं कि जब आप देखोगे कि 356 के तहत जो राज्य हैं जो उनको दायित्व दिए गए, जो उनको शक्तियां राज्य सूची से संबंधित जो शक्तियां दी गई हैं उनसे संबंधित वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, ओके। जो भी उनको राज्य सूची से संबंधित जो विषय दिए जाते हैं उनसे विषय से रेलिवेंट अगर वो पुख्ता रूप से कार्य करने में इतने सफल नहीं है और निरंतर देखा जाए तो शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए वो किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य करते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर, हाँ, तो राज्यपाल उस पर परामर्श देगा, ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति उस पर लागू कर देगा राष्ट्रपति शासन। दूसरी बात है 365 के तहत ये होता है कि अगर किसी विषय से संबंधित अगर जो केंद्र होता है उसने अगर राज्यों को कोई शक्ति से युक्त मतलब कि ऐसे कोई कार्य दिए हैं जो इनको दायित्व है, इनका दायित्व दिया गया है कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करोगे, तो अगर लगता है कि अगर ये ठीक ढंग से इनको जो पावर दी जा रही है अगर वो उनका सही ढंग से कार्य कर नहीं पा रहे हैं तब भी ये लागू कर सकते हैं। तो ये आपातकाल से संबंधित है। फिर वित्तीय आपातकाल भी होता है 360 के तहत। तो ये सब हम आगे डिटेल से समझेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा इनको समझ लेते हैं। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं कार्यवाहक शक्ति यानी कि कार्यपालक शक्ति, यानी कि कार्य से संबंधित उनकी कार्यपालिका जो है सरकार है उनसे संबंधित इनकी शक्ति किस प्रकार की है और ये सॉरी कैसे काम करते हैं। तो आप जानते हो कि कार्यपालक में जो भी शक्तियों का ये प्रयोग करते हैं, शक्तियों का ये जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं नियुक्ति से संबंधित। तो नियुक्ति जो होती है तो सबसे पहले आप जानते हो कि ये नियुक्ति किसकी करते हैं, तो ये करते हैं प्रधानमंत्री की। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं प्लस
शपथ भी यही दिलाते हैं। ओके, तो नियुक्ति के साथ साथ ये शपथ भी दिलाते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ये एक प्रकार से बहुमत दल के नेता होते हैं। बहुमत दल के नेता, या हम इनको ऐसे बोल सकते हैं कि इनका ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं जो किसी भी पार्टी में, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी हो सकते हैं। ओके, तो किसी भी पार्टी में अगर उनको बहुमत मिला है और जनता द्वारा उनके जो प्रतिनिधि रहे हैं, राइट, उनके जो प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने उनका चयन किया है, और वो प्रतिनिधि क्या होते हैं, वो अपने ही से ही किसी व्यक्ति को चयन कर लेते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाता है कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो बहुमत दल से बिलोंग करता है, बहुमत दल का एक व्यक्ति माना जाता है, विशेष व्यक्ति माना जाता है। और उन बहुमत दल में आप देखोगे, चाहे आप बीजेपी लो, चाहे कांग्रेस लो, किसी भी पार्टी से हो, उनसे अगर उसे बहुमत दल से है, अगर उसको बहुमत प्राप्त है, वो विजयी है, तो निश्चित रूप से उसे ही ये नियुक्त कर देते हैं। लेकिन नियुक्ति तभी वो करते हैं जब यहाँ पे जितने भी सांसद होते हैं, तो सांसद इस चीज़ की सिफारिश करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति एलिजिबल है, ये देश की व्यवस्था को संचालन करने एलिजिबल है, तो उस व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं। तो फिर उसके नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब बात ये आती है कि राष्ट्रपति क्या इसे नियुक्ति करने के लिए, आप देखोगे कि बहुमत दल से ही करते हैं, तो फिर इनकी कार्य नियुक्ति किस प्रकार की रहेगी, ऐसा नहीं है। आप देखोगे अगर राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी ये प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो किसी भी पार्टी का वो सदस्य नहीं है, राइट, या उसे कहीं से भी बहुमत नहीं मिला है, उसे भी ये नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ शर्त होती है कि वो व्यक्ति जो है नियुक्त किया जा रहा है, जो व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है, या उस पर ये वो विश्वास रखते हैं कि ये 6 माह के अंदर ये सांसद की सदस्यता ले लेगा, राइट, और सांसद की सदस्यता के साथ साथ इसे मंत्री बनने ये योग्य हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को ये नियुक्त कर सकते हैं अगर ये व्यक्ति 6 माह के अंदर अगर अपना बहुमत साबित कर देता है। ओके, 6 माह के अंदर बहुमत साबित कर देता है, तो फिर ये व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन जाता है। और वैसे भी अगर ये नहीं कर पाता है तो फिर इसे 6 माह तक फिर भी ये प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा राष्ट्रपति ने किया नहीं है, 99% अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। 100% आप समझ सकते हो, ऐसा वैसे हुआ नहीं है जहाँ तक हमारी समझ में कि 6 माह तक किसी को नियुक्त किया हो, या हाँ 99% ले लो, हाँ किसी में हुआ था एक बार शायद, तो 99% आप ये चीज़ें ले सकते हो। तो 6 माह तक नियुक्त कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति की अचानक अगर प्रधानमंत्री जैसे मृत्यु हो जाती है, तो फिर तो वो तो ऐसा नहीं है कि उनको नियुक्त कर देते हैं, फिर तो वो पूरा खत्म हो जाता है, मंत्री परिषद ही भंग हो जाती है प्रधानमंत्री खत्म होने पर, फिर नए चुनाव होते हैं। ओके, तो 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को बहुमत अपना साबित करना होता है, जैसे भी प्रधानमंत्री वो नियुक्त करते हैं, राइट। अगर ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ये प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। तो फिर 6 माह को कोई भी प्रधानमंत्री बनाना है तो राष्ट्रपति क्यों करेंगे ऐसा, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है वो दिया गया है, वो हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। दूसरी इसमें आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पे मंत्री परिषद हैं, मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री होते हैं, ओके, मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री होते हैं, उनकी जो नियुक्ति करते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है, राइट, उनकी जो नियुक्ति होती है, आपने अनुच्छेद 75 पढ़ा होगा, उनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, शपथ उनकी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री जिसे चुनेगा कि हाँ ये व्यक्ति मतलब मंत्री बनना चाहिए, मंत्री योग्य है, तो वो अपने औपचारिक रूप से वो अपनी विवेक के आधार पर उनको चयन कर सकता है। वो प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है कि वो किन व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहता है, किसे नहीं बनाना चाहता है। ओके, तो ये प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं।
फिर आप देखोगे कि कार्यपालक शक्ति के अंतर्गत आपने महान्यायवादी सुना होगा, जो अनुच्छेद 76 के तहत आता है। तो महान्यायवादी भी आप देखोगे तो इसकी जो नियुक्ति होती है, इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, वो राष्ट्रपति ही करते हैं। बस ये है कि ये परामर्श, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इन्हें राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, क्योंकि ये उन पे प्रसाद पर्यंत के आधार पर ही इनको नियुक्त किया जाता है। अगर ये सही ढंग से काम कर रहे हैं तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये बने रह सकते हैं। ओके, लंबे समय तक बने रह सकते हैं, इनका कोई समय वैसा नहीं है, जब तक ये रहना चाहे तब तक रह सकते हैं। और अगर ये सही से काम नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकता है। तो ये पावर जो है राष्ट्रपति को इसमें दी गई है। तो महान्यायवादी को भी ये नियुक्त करते हैं, लेकिन ये जितनी भी नियुक्तियां हैं ये मंत्रिपरिषद उनके प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होती हैं। चलिए, तो ये जो महान्यायवादी हैं, एक्चुअली आप देखोगे तो ये महान्यायवादी का मतलब क्या है, ये महान्यायवादी का मतलब ये है, ये सबसे बड़ा देश का विधि अधिकारी होता है। ओके, ये सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, क्योंकि आप देखोगे जो भी सरकार है, ठीक, जो भी सरकार है केंद्र लेवल में, अगर उसे किसी विधि से संबंधित कार्य कराना है, किसी से संबंधित अगर कार्य कराना है तो निश्चित रूप से उसे सलाह कौन देगा, उसे सलाह कौन देगा आप बताइए मुझे। उसे सलाह देने के लिए महान्यायवादी होता है, क्योंकि महान्यायवादी एक्चुअली में देखा जाए तो ये विधि अधिकारी होता है और ये आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। जो आईएएस आईएएस बनते हैं तो उसमें आप देखोगे कैबिनेट सचिव होते हैं, फिर एडजॉइंट सचिव होते हैं। तो उसी में से जो कैबिनेट सचिव होते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति चुना जाता है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी जो है वो विधि अधिकारी होता है, वो देश का सबसे बड़ा अधिकारी, देश का ये सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जो सरकार को सलाह देते हैं कि कोई विधि अगर बनाई जा रही है उस पर देख रेख करना, उसको पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना, उसमें जैसे दस्तावेज इधर से उधर जो भी देखना करना होता है वही महान्यायवादी ही करते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा महान्यायवादी को कुछ चीज़ें यहाँ पे या पावर ये होती है कि महान्यायवादी आप देखोगे तो ये लोकसभा, भले ही ये सदस्य नहीं होते हैं, राइट, ये लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों में भाग ले सकते हैं, समझ रहे हो, ये दोनों भाग ले सकते हैं, जबकि ये सदस्य नहीं होते हैं, जबकि ये सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन लोकसभा बैठक हो रही है या राज्यसभा बैठक हो रही है, इनको अधिकार होता है कि ये भाग ले सकते हैं। इनकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन उनको संवैधानिक तौर पर ये लीगल तौर पर ये उनको वो संवैधानिक दृष्टिकोण से ये दिए गई है, व्यवस्था दी गई है। तो महान्यायवादी हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं डाल सकते, वोट नहीं डाल सकते हैं। वोट क्यों नहीं डाल सकते हैं, रीजन ये है कि ये स्थायी अधिकारी होते हैं, और ये स्थायी अधिकारी होने की वजह से ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, क्योंकि ये मेहनत करके आते हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, आईएएस बन के आते हैं। तो फिर इनका जनता के द्वारा इनका प्रतिनिधित्व कोई है ही नहीं। तो फिर ये लोकसभा राज्यसभा में इसलिए भाग ले लेते हैं कि उसकी देखरेख करने के लिए, कि लोकसभा राज्यसभा में कैसा क्या कार्य चल रहा है, वहाँ पर कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, उनको संतुलित करना होता है। तो उससे संबंधित ये काम देख रेख कर लेते हैं, बस ये उसमें वोट नहीं डालते हैं, बस ये आप थोड़ा याद रखिएगा। चलिए, तो आप जानते हो ये एक प्रकार से सलाहकार होते हैं, ये सरकार के ही सलाहकार होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो इनकी सलाह है वो सरकार के लिए बाध्यकारी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ये जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी भी देश के बच्चा से भी ये किसी भी विधि बनाने के लिए सलाह ले सकते हैं, राइट। तो प्रधानमंत्री स्वेच्छा से किसी से भी सलाह ले सकते हैं, हो सकता है कि वो महान्यायवादी से भी सलाह ले सकते हैं। अगर वो महान्यायवादी से नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनके लिए ये बाध्यकारी माना जाएगा कि महान्यायवादी जो सलाह दे रहे हैं कि ये बाध्यकारी है। ओके, वो प्रधानमंत्री चाहेगा तो वो ले सकता है, और नहीं चाहेगा तो वो किसी भी देश के किसी भी नागरिक से वो सलाह ले सकते हैं। चलिए, तो आप ये समझ सकते हो। आप ब्रिटेन में अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन में यही जो महान्यायवादी होते हैं वहाँ पर इनको बोला जाता है कानून मंत्री, वहाँ पर इनको कानून मंत्री बोला जाता है, राइट।
और ये ब्रिटेन के कानून मंत्री होते हैं और सरकार के जैसे वकील, जैसे हम सरकार के वकील कहते हैं, सरकार के वकील। ओके, तो ये सरकार के वकील होते हैं, जबकि भारत में नहीं। भारत में आप देखोगे तो भारत में ये व्यवस्था अलग है। भारत में आप देखोगे तो भारत में ये एक प्रकार से विधि सलाहकार अधिकारी होते हैं, विधि सलाहकार अधिकारी। ये कानून मंत्री ही होते हैं लेकिन विधि सलाहकार अधिकारी होते हैं, राइट। तो आप इसमें दो थोड़ा डिफरेंस आप देख सकते हो। चलिए तो महान्यायवादी में थोड़ा आपने समझ लिया। तो महान्यायवादी कौन नियुक्ति करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति और प्रसाद पर्यंत होते हैं। चलिए, इसी प्रकार राज्य में आपने देखा हो महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है, महाधिवक्ता होते हैं। तो राज्य से संबंधित होते हैं, राज्य के जो भी कानून वहाँ पे व्यवस्थाएं होती हैं उनको सलाह देते हैं। दूसरा आता है कैग। कैग जो होते हैं, एक प्रचार में देखा जाए तो महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। एक्चुअली में ये महालेखा जो परीक्षक हैं, आपने 148 जो अनुच्छेद पढ़ा हो से संबंधित हैं महालेखा परीक्षक। तो इनका संबंध आप देखोगे तो ये इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, राइट। ये भी एक प्रकार के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ये भी प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो महालेखा परीक्षक हुए और महान्यायवादी हुए, दो ऐसे ये विधि बड़े अधिकारी होते हैं जो प्रसाद पर्यंत होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए, तो इनका कार्य क्या होता है? आप देखोगे जो भी आप देखोगे वित्त से संबंधित, वित्त से संबंधित ऑडिट, ऑडिट हम समझते हो ना, ऑडिट जो लेखा जोखा होता है, राइट। वित्त से संबंधित जो लेखा जोखा है उसको ये इधर उधर से देखना, को संभालना, या राष्ट्रपति की सलाह पर या राष्ट्रपति इनके द्वारा संसद में ठीक किसी प्रकार का जो भी प्रस्ताव है विधि से वित्त से संबंधित वो संसद में रखवाना, राइट। तो ये सब कुछ कार्य होता है। वैसे तो महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो देख रेख करते हैं ऑडिट की विधि से उससे वित्त से संबंधित इनका एक काम होता है, उसको ये संभालते हैं। चलिए, तो कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत अगर और आप अगर देखोगे तो यूपीएससी है, तो यूपीएससी के जो भी आप देखोगे अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, उनकी जो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, या हम यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं के साथ साथ यूपीएससी जितनी भी सेवाएं उपलब्ध कराता है, वो केंद्र की जितनी भी सेवाएं होती हैं यूपीएससी कराता है, राइट। चाहे वो केंद्र में ही काम करते हों या वो केंद्र से में नियुक्ति की गई है, राज्य में वो सेवा दे रहे हों, तो इनसे संबंधित यूपीएससी ही सब कुछ कराता है, राइट। ये क्या है? एक प्रकार का एक आयोग होता है जो यूनियन पब्लिक सर्विस, राइट, यानी कि संयुक्त एक प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग है। और संघ लोक सेवा आयोग में आप देखोगे जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष एवं सदस्य, अध्यक्ष और इसके जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, राइट। और हटा भी देते हैं, राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं। चलिए, तो इनकी नियुक्ति हुई। जितने भी आयोग हैं, जितने भी आप आयोग देखोगे, जनजातीय आयोग ले लो, महिला आयोग ले लो, अनुसूचित जनजाति आयोग ले लो, पिछड़ा वर्ग आयोग ले लो, ओके, मानवाधिकार आयोग ले लो, जितने भी आयोग हैं भारत में, जितने भी आयोग हैं और जितने भी आयोग हैं उनकी जो नियुक्ति है, उनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रपति। उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये कार्यपालक शक्तियों के अंतर्गत आता है सभी। तो आप देखोगे लोकपाल भी है, तो लोकपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ओके। तो आप ये भी समझ सकते हो। हाँ, चलिए, अब बात हम ये करते हैं कि आयोगों से संबंधित मैंने बता ही दिया है आपको, जितने भी आयोग होते हैं। आयोग तो बहुत सारे हैं, मानवाधिकार आयोग अलग है, महिला आयोग अलग है, ओके। इसी में आप देखोगे संघ लोक सेवा आयोग अलग है, राइट।
तो ये जितने भी आयोग होते हैं, बहुत सारे आयोग होते हैं, अथॉरिटी होती हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, जितने भी आयोग हैं, या राष्ट्रपति समय समय पर आयोग का गठन जब कर सकता है, तो उनकी जो नियुक्ति है, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति है, उनके सदस्यों की नियुक्ति है, तो वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है ये कार्यपालक जो शक्तियां हैं इतना ही पर्याप्त हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, दूसरी शक्ति है विधायी। तो दूसरी शक्ति आप देखोगे विधायी। अभी तक जो मैंने शक्तियां पढ़ी थी वो पढ़ी थी कार्यपालक, यानी कि कार्यपालिका अर्थात सरकार से संबंधित। अभी सरकार से रिलेवेंट में जितनी भी शक्तियां थी उनके संदर्भ मैंने एक एक करके समझ लिया। अब हम बात करेंगे विधायी शक्ति। जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, उनका ये किस प्रकार से क्रियान्वित करते हैं, या विधि से संबंधित इनकी जो पावर होती है वो किस प्रकार से इनको यूज करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हो कि विधायी का मतलब होता है विधायिका, और विधायिका में आप जानते हो कि कौन की 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये भी एक प्रकार के विधायिका के अंग होते हैं। तो विधायिका के अंग होने के नाते इनका भी दायित्व बनता है कि वो किसी भी विधि से संबंधित, अगर कोई विधि से संबंधित अगर कोई कानून बनाया जा रहा है या प्रपोजल लाया जा रहा है, राइट, बिल लाया जा रहा है, तो उस बिल में क्या उसको रखना है, क्या उसको नहीं रखना है, या उसको मतलब हस्ताक्षर करके उसे पारित करना है, तो इससे संबंधित ये क्या है, अपनी पावर उस पर रखते हैं। तो आप जैसा कि जानते हो कि विधि के संबंध में इनको शक्तियां जो मिलती हैं वो कई टाइप से होती हैं। जैसे कि आप जानते हो कानून से संबंधित, कानून तो आप जानते हैं कौन बनाती है, कानून बनाने की जिम्मेदारी किसे होती है? वो होती है संसद को, और राइट, और संसद का एक ये राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति इसके एक अंग होते हैं। और राष्ट्रपति जब इसके अंग होते हैं तो ये भी आप देखोगे तो कानून के एक प्रकार के बनाने में इनकी एक अहम भूमिका होती है, एक मुख्य हिस्सा माने जाते हैं। समझ रहे हो? आप देखोगे बिना संसद के राष्ट्रपति 6 माह तक कानून बना सकते हैं, से लागू कर सकते हैं, जबकि बिना राष्ट्रपति के संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती। संसद कोई भी कानून बना के लागू नहीं कर सकती है। समझ रहे हो ना? तो आप समझ सकते हो कि संसद से ज्यादा पावर एक प्रकार की राष्ट्रपति में होती है, क्योंकि संसद कानून विधि निर्माण प्रक्रिया की मुख्य कार्यकर्ता भले ही मानी जाती है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना संज्ञान नहीं देगा, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा, हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो वो कानून कभी एक्ट बने ही नहीं पाएगा। जो भी बिल होता है वो कानून तभी बनता है जब वो अधिनियम के रूप में घोषित हो जाता है। घोषित राष्ट्रपति ही करते हैं, तो बिना राष्ट्रपति घोषित किए कभी कानून बन ही नहीं सकता है। तो आप ये समझिए कि बिना संसद के राष्ट्रपति 6 माह के लिए अध्यादेश जारी करते हुए वो कानून बना सकते हैं, और वो संसद के समांतर ही माना जाएगा, जबकि बिना राष्ट्रपति के संसद कोई कानून बना के लागू नहीं कर सकते। तो आप ये चीजें समझ सकते हो। बात यहां आती है कि जैसे कानून बनाया जाता है, राइट, अब वो कानून बनाते हैं तो आप जानते हो कि कानून के लिए ऐसे भी बिल होते हैं, सामान्य बिल, जो कोई भी सांसद लाया जा सकता है, लाते हैं, प्रपोजल ला सकते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे भी बिल होते हैं। कुछ ऐसे भी बिल होते हैं जो केवल मंत्री द्वारा ही लाए जाते हैं, जैसे धन विधेयक संबंधित जो बिल होते हैं वो मंत्री ही लाते हैं। लेकिन अन्य जो विधेयक है संबंधित जो बिल हो जाते हैं, राइट, वो सामान्य जो भी सांसद हैं वो ला सकते हैं, सांसद, लेकिन मंत्री जो होते हैं वो धन विधेयक से संबंधित बिल लाते हैं। तो आप जानते हो कि कोई भी कानून बनाते हैं, राइट, और कानून में आप देखोगे कि सांसद द्वारा जो भी बिल मतलब बिल लाया जाता है तो वो पहले तो लोकसभा में या राज्यसभा में जाएगा, या कुछ ऐसे भी बिल होते हैं जो आप देखोगे जैसे ना संविधान संशोधन, तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी लाया जा सकता है, राइट। तो आप ये समझिए तो इसमें इनकी जो शक्तियां होती हैं वो कैसे प्रयोग की जाती हैं। तो आप मानते हैं सबसे पहले कि सांसद ने कोई बिल लाया, सांसद कोई बिल लाती है, और वो सांसद जो होती है आप देखोगे कि कोई सांसद है लोकसभा में उसने बिल लाया, राइट, और बिल जब लोकसभा में किसी प्रकार से कई चरणों से गुजरता है, उस पर जांच पड़ताल होती है, राइट, जांच पड़ताल के बाद उनमें बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद फिर अंतिम हस्ताक्षर होते हैं, फिर वो कहीं पारित होता है एक सदन में, फिर वो जाता है दूसरे सदन में, तो दूसरे सदन में यही सेम प्रक्रिया होती है। ओके,
इस प्रकार से पारित होते हैं। तो फिर जब अंतिम रूप में फिर वो सिग्नेचर के लिए कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति के पास अगर वो जा रहा है तो राष्ट्रपति अपने पास वो वीटो शक्तियों का वो प्रयोग करते हैं। तो कई सारी वीटो शक्तियां होती हैं, वो हम आगे वीटो पावर आगे ही इस क्लास के बाद हम समझेंगे। तो वीटो शक्ति में आप देखोगे तो बहुत सारी हैं, उनमें वीटो शक्तियां निलंबनकारी वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो शक्ति है। तो ऐसी शक्तियां 4-5 प्रकार की होती हैं, उनका ये प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे जब इनके पास जाता है तो ये आप देख सकते हो। तो पहली कंडीशन तो ये होती है विधायी में कि ये तो हस्ताक्षर करते हैं, ये हस्ताक्षर कर देते हैं, तो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, यानी कि वो कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, राइट। तो पहली कंडीशन ये बनती है विधायी शक्ति के अंतर्गत। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि ये विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए ये इसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है। तो पुनर्विचार के लिए जब ये वापस करते हैं तो यहाँ पर जो संसद होती है इस पर फिर से ये विचार करेगी, विचार विमर्श करेगी, सभी सांसदों को बैठा कर कमेटी बैठा रहेगी कि जो भी प्रस्ताव राष्ट्रपति ने वापस दिया है उस पर किस प्रकार से उस पर कार्य करना है, कैसे सब कुछ करना है, उस पर सब लेखा जोखा संबंधित है, वो सब कुछ करती है। तो इसके बाद ये पुनः जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति इस चीज के लिए सिग्नेचर करने के लिए बाध्यकारी है, राइट। यहाँ पे ये बाध्यकारी हो जाते हैं। तो एक कंडीशन ये है पुनर्विचार की। तीसरी है कि ये रख भी सकते हैं, ओके, ये अपने पास रख भी सकते हैं, आरक्षित रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लंबे समय के लिए रख सकते हैं। लेकिन कोई इनका वो स्पष्ट नहीं है कि ये कब तक रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं दी गई है, ये जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो अभी भी अटके हैं, 3-3 4-4 साल थे, उन पर अभी भी मतलब कार्य नहीं हो पा रहा है, ओके। तो ऐसे भी बिल हैं, ठीक है। तो ये आरक्षित रख लेते हैं, लंबे समय के लिए रख लेते हैं, भविष्य के लिए। उनको लगता है कि ये कानून खतरे में हो सकता है, अगर इस पर हम हस्ताक्षर करते हैं तो वो रख सकते हैं। चलिए, पुनर्विचार के लिए अगर लौटाते हैं तो संसद पुनर्भेज देगी, तो फिर तो बाध्यकारी हो जाएंगे। तो वो इसलिए पुनर्विचार नहीं लौटाते हैं, वो इस पर करते हैं कि हाँ ये पुनर्विचार लौटाने के काबिल नहीं है, ये हम रख लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो फिर इसमें संसद कुछ नहीं करती है। चलिए, तो ये वीटो पावर प्रकार से जो शक्तियों का ये प्रयोग करते हैं, आप ये चीज़ें समझ सकते हो। अब बात आती है कि राज्यपाल जो होते हैं वो अपने भी राज्यों में इसी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक, हस्ताक्षर करते हैं या पुनर्विचार की लौटाते हैं। और जैसे पुनर्विचार की लौटाते हैं तो पुनर्विचार की जब लौटाते हैं, विधानमंडल जब इनको वापस करता है तो फिर ये भी एक प्रकार के बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन है ये सुरक्षा के लिए रख सकते हैं, एक लंबे समय में इनको भी लगता है कि ये खतरे वाला बिल है, इससे कानून अगर पारित कर भी देते हैं तो ये हमारे देश की लोक हित में अनिहित हो जाएगा। यहाँ पे जो भी नागरिक के समाज है उसमें कई सारी गतिविधियाँ, अनैतिक गतिविधियाँ या हिंसात्मक गतिविधियाँ विरोध हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए वो सुरक्षा के लिए वो रख सकते हैं, या अनहित, इससे अनहित हो सकता है तो उसके लिए रख सकते हैं। और चौथी कंडीशन इनको एक और दी जाती है, वो दी जाती है कि ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के लिए जब ये आरक्षित रखते हैं, सुनना मेरी बात, तो राष्ट्रपति को यहाँ पर कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है कि इस चीज़ को वो हस्ताक्षर कर ही दें, राइट। अगर कोई विधानसभा से कोई बिल जाता है राज्यपाल के पास, ओके, और राज्यपाल है उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि वो उनके बॉस होते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलिए हम अपने बॉस के लिए हम रख सकते हैं कि बॉस हमारे इस पर जांच करेंगे, इसकी जानकारी करेंगे और वही इसको लागू करेंगे। तो ऐसा वो करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो राष्ट्रपति इस चीज़ को लेकर यही पावर तीनों होती हैं कि वो हस्ताक्षर कर सकते हैं, पुनर्विचार की लौटा सकते हैं, ठीक, और आरक्षित भी रख सकते हैं, यही तीनों पावर होती हैं, ओके। लेकिन राष्ट्रपति जब इसको पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, लौटा करके पुनः फिर उसको लौटाते हैं, तो राज्यपाल पुनः उनको विधानमंडल पुनर्विचार की लौटाते हैं, तो फिर ये जाता है राष्ट्रपति के पास। तो फिर राष्ट्रपति के पास पुनः जाता है, तो फिर राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये आप थोड़ा दिमाग में बैठा लेना। फिर पुनः अगर जब जाता है तो फिर इसमें राष्ट्रपति फिर बाध्यकारी नहीं होते हैं। पहली स्थिति में बाध्यकारी होते हैं कहाँ पे, संसद में, जबकि विधानमंडल के जो प्रस्ताव पे जो भी अधिनियम बनते हैं राष्ट्रपति द्वारा,
वहाँ पर ये बाध्यकारी नहीं होते, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि विधि से संबंधित है। नेक्स्ट आप देखोगे सत्र, जैसे विधि से ही संबंधित आता है, जैसे सत्र बुलाना, राइट। सत्र बुलाना यानी कि जैसे जब भी मान लेते हैं कि एक साल में 2 बार बैठकें होती हैं, राइट, एक साल में 2 बार तो अनिवार्य ही है बैठक, वैसे तो 3 सत्र होते हैं, वैसे 2 तो अनिवार्य ही है। तो सत्र जब बैठता है ना, तो सत्र को बुलाते कौन है, वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। ओके, तो राष्ट्रपति को सत्र को बुलाना भी होता है। दूसरी बात होती है कि सत्रावसान, तो सत्रावसान वो कर सकते हैं, सत्रावसान वो कर सकते हैं, तो सत्रावसान भी कर सकते हैं। और यह सत्रावसान कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसकी लिमिटेशन हो, लंबे समय तक के लिए भी ये कर सकते हैं। ओके, जबकि स्थगित की अगर बात की जाए, स्थगित की बात की जाए तो स्थगित जो करता है वो कौन करते हैं, वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष स्थगित कर देते हैं, वो स्थगित कुछ समय के लिए कर देते हैं, घंटों के भी कर सकते हैं, एक 2 दिन के लिए भी कर सकते हैं। तो स्थगित जो करने की प्रक्रिया है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, ये किसका काम होता है, ये होता है राष्ट्रपति का। और सत्रावसान जब वो करते हैं तो उनके पास एक पावर और आ जाती है, वो आती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो वो सत्रावसान के समय ही अध्यादेश वो जारी कर सकते हैं, कोई भी कानून वो बना सकते हैं। ओके, तो आप ये समझिए, तो अध्यादेश एक प्रकार की जारी करने की जो शक्ति है वो भी एक विधायी शक्ति है। तो ये सब हम समझेंगे, राइट। चलिए, अब बात यहां आती है कि संसद के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसे आप देखोगे संसद के अंदर में सत्र बुलाना होता है, सत्रावसान करना, ये संसद के अंदर ही तो होता है। सत्र बुलाना, सदन होते हैं उनको बुलाते हैं। एक सत्रावसान करना यानी जो भी संसद है कि जो सदन है, जब वो सत्र के रूप में बैठते हैं, अगर उनका सत्रावसान करना है तो राष्ट्रपति वो कर देते हैं, तो वो सत्रावसान हो जाता है, बैठकें खत्म हो जाती हैं। अब बात करेंगे सांसद। अब मानते हैं कि जैसे कोई सांसद है, ओके, अगर ये सांसद आप देखोगे, ये सांसद है, इनका जो निर्वाचन की जो जांच करता है, इनका जो निर्वाचन होता है, ठीक, इनकी जो जांच करता है वो कौन करते हैं, वो करते हैं निर्वाचन आयोग, वो निर्वाचन आयोग करता है, राइट। तो जांच से संबंधित सांसद की जो जांच होती है, निर्वाचन से संबंधित की केवल हम बात कर रहे हैं, ओनली निर्वाचन प्रक्रिया, राइट। निर्वाचन जब सांसद का स्टार्टिंग में होता है तो उससे संबंधित जिम्मेदारी किसकी होती है, वो निर्वाचन आयोग की होती है। और निर्वाचन आयोग देखोगे तो इसको ये शक्ति होती है कि वो सांसद को अगर किसी प्रकार के अवैध मत के माध्यम से वो विजयी हुआ है, उसकी जांच पड़ताल वो करते हैं। तो अगर किसी स्थिति में वो अवैध निकलते हैं तो इनकी जो सांसद का जो निर्वाचन है वो बर्खास्त हो जाता है, वो बर्खास्त कर सकते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है निर्वाचन आयोग पर, वो बर्खास्त जरूरी वो बर्खास्त कर ही दें, इन पे डिपेंड है, तो ये बर्खास्त करते हैं तो करते हैं। ओके, चलिए, अब बात करोगे जैसे सांसद जब वो सदन का सदस्य बन जाता है, अभी तो निर्वाचन से संबंधित था, अब वो वैध मत उसके पड़े, वो सदन बन गया, सदन का वो सदस्य बन गया। अब सदन के सदस्य में आप देखोगे कि जब वो सदन के सदस्य में, राइट, सदन के सदस्य में जब कोई व्यक्ति, सदन के सदस्य में जब कोई सांसद कोई अनैतिक गतिविधि करता है, अनैतिक गतिविधि का मतलब ये है कि जो भी, मतलब कि आप देखोगे कि ये किसी पार्टी का सदस्य है, राइट, ये किसी पार्टी का सदस्य है और ये उस पार्टी में ना बोलकर किसी दूसरी पार्टी में बोल रहा है। ओके, एक तो ये कंडीशन बन जाती है। दूसरी आप देखोगे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो होता है 1951, इसका अगर ये फॉलो नहीं करते हैं, ओके, तब भी आप देखोगे
कि ये सांसद जो होते हैं इस प्रकार की गतिविधि अपनाते हैं, जैसे जिस पार्टी के सदस्य हैं उस पार्टी में ये मत ना देना या वोट ना डालना, दूसरी पार्टी में डालना, या जनप्रतिनिधि अधिनियम जो होते हैं 1950 1951 है उनको ये फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो फिर ये जो सांसद जो जैसे लोकसभा का या राज्यसभा का मान लो किसी में जो इसके पीठासीन होते हैं, तो उन्हें ये पावर होती है कि वो इनको निलंबित कर देते हैं। उनके पास ये पावर होती है कि इनको वो निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। बस ये दिमाग में रखना, ये सांसदों को केवल निलंबित करते हैं कौन? अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होते हैं वो ओनली निलंबित करते हैं, जबकि उनको बिल्कुल बर्खास्त नहीं करते हैं, निलंबित करते हैं। सस्पेंड करने का मतलब एक प्रकार के निलंबित होते हैं, पुनः आ जाते हैं। जबकि जब, सुनना मेरी बात, अब जब निलंबित हो जाते हैं तो इनके बाद में क्या होता है कि यही जो अध्यक्ष हैं या उपराष्ट्रपति हैं जांच पड़ताल कराते हैं, कमेटी बैठा लेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, और जांच पड़ताल के बाद अगर जांच में सही निष्कर्ष निकलता है कि हाँ इन्होंने वास्तविक रूप में इन्होंने अनैतिक कृत्य किए हैं, किसी सांसद ने अनैतिक कृत्य किया है, तो फिर यहाँ पर राष्ट्रपति जो होते हैं वो अयोग्य घोषित कर सकते हैं, राइट। वो अयोग्य घोषित करेंगे और इनका जो पद होता है, जो सांसद पर जो कार्य करते हैं, राइट, तो इनका ये बर्खास्त हो जाता है, बिल्कुल मतलब खत्म कर देते हैं वो। तो ये पावर जो है इनकी 3 चरणों में होती है। पहला चरण आप देखोगे सांसद का, तो सांसद का पहला चरण में निर्वाचन से संबंधित होता है कि अगर निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर निर्वाचन में अवैध मत पड़े हैं या किसी ऐसी स्थिति बनी है जिसमें किसी मशीन से संबंधित अगर कोई अनैतिक कृत्य हुए हैं जिसकी वजह से ये विजयी घोषित किए गए हैं, राइट, तो इनकी जांच पड़ताल कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है, और निर्वाचन आयोग ही इनको बर्खास्त कर देता है, वो निरस्त कर देता है। वो केवल निर्वाचन से संबंधित है। जबकि जब यही व्यक्ति वैध मतों से जीतता है, फिर ये क्या बन जाता है? सदन का सदस्य बन जाता है। और सदन के सदस्य बनने के बाद अगर ये किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां अपनाता है, जैसे जिस पार्टी का सदस्य है वो दूसरी पार्टी में मत देना, दूसरी पार्टी की बोलना, या जो भी विरोधी दल होते हैं, राइट, विरोधी दल होते हैं उनके पक्ष में बोलना, या जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, इनके जो भी नियम दिए गए हैं, सांसदों के जो नियम दिए गए हैं या विशेषाधिकार जो हैं उनके विरुद्ध अगर कुछ काम करते हैं, राइट, तो भी आप देखोगे तो यहाँ पर जो सदन के जो मुख्य नेता जो होते हैं, जिन्हें बोलते हैं जैसे अध्यक्ष, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, या राज्यसभा के जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो उन्हें पावर होती है कि वो इनको निलंबित कर देते हैं, लेकिन अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं, निलंबित कर देते हैं। फिर इसके बाद ये जांच पड़ताल की जाती है, कमेटी के माध्यम से जांच पड़ताल होगी। तो जांच पड़ताल के बाद अगर निष्कर्ष सही निकलता है कि हाँ वास्तविक रूप से इन्होंने जनप्रतिनिधि अधिनियम का इन्होंने विरुद्ध काम किया है, या दूसरी जो पार्टी है उसके पक्ष में ये बोले हैं, तो फिर ये जो तब ये राष्ट्रपति जो होते हैं उनको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो ये स्थिति बनती है। आप तीसरी कंडीशन आप देखोगे दल बदल के आधार पर, तो दल बदल के आधार पर भी आप देखोगे सांसद जो होते हैं अगर किसी भी स्थिति में वैसे तो 2/3 सांसद होने चाहिए, 91वें संविधान संशोधन में ये स्पष्ट कर दिया गया था, लेकिन दल बदल आधार पर अगर कोई एक व्यक्ति है, राइट, एक व्यक्ति है वो अगर दल बदल आधार पर इधर से दल बदल कर रहा है, यानी कि दल बदल का मतलब है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, ओके, वो पूर्ण रूप से ही जाना, यानी एक पार्टी को खत्म करके दूसरी पार्टी में जाना, दूसरी पार्टी को वो अपना लेता है, राइट, तो उसमें एक व्यक्ति तो होना नहीं चाहिए, 2/3 होना चाहिए। तो एक व्यक्ति अगर कोई भी जाता है, राइट, तो फिर क्या करते हैं, जो यहाँ पर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, राइट, तो वो इसे बर्खास्त कर सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका नहीं होती है, यहाँ राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि ऊपर वाले मामले में अगर मैंने आपको अभी बताया था उसमें राष्ट्रपति की भूमिका होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियों के अंतर्गत आपने क्या क्या समझा, मैंने आपको समझा दिया है। जैसे कानून बनाने से संबंधित जो भी सामान्य जो सांसद होते हैं वो बिल लाते हैं, तो उनसे संबंधित उनकी किस प्रकार की अपनी कानून बनाने से संबंधित उनकी अपने विधि के तहत वो उसे क्रियान्वित करते हैं, लागू कराते हैं, राइट, उनसे संबंधित मैंने बताया। धन विधेयक से संबंधित अगर आप बात की जाए तो धन विधेयक संबंध में आप देखोगे कि धन विधेयक पहली बात सांसद लाते ही नहीं है, वो मंत्री ही लाते हैं, राइट, मंत्री लाते हैं। और मंत्री आप देखोगे ये एक प्रकार के संसद के ये सदस्य होते हैं,
मंत्री भी संसद के सदस्य होते हैं। अगर कोई भी मंत्री बनता है, अगर वो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, अगर फिर उसे मंत्री नहीं बनाया जाता है, राइट। तो आप यही समझिए कि जो मंत्री होते हैं वो क्या है, धन विधेयक लाते हैं, राइट। और धन विधेयक का जो प्रस्ताव आता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही आता है। राष्ट्रपति की इसमें पहले अनुमति ली जाती है, इसलिए राष्ट्रपति बाद में इसे हस्ताक्षर करने के लिए या इसे मान्यता देने के लिए वो बाध्यकारी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पहले से ही इनसे अनुमति ले ली जाती है कि हाँ कि हम धन विधेयक लाएंगे। और धन विधेयक एक प्रकार के ऐसे विधेयक होते हैं जो सीधे संचय निधि को प्रभावित करते हैं। और संचय निधि में आप जानते हो कहाँ से पैसा आता है, वो सरकार जो टैक्स लगाती है, राइट, टैक्स से संबंधित उसमें पैसा आता है। तो धन विधेयक जो होता है उसी से संबंधित होता है। तो धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति से मंजूरी ले ली जाती है, तब वो पेश किया जाता है। तो आप ये चीज़ें समझिए। दूसरा आता है संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक आप देखोगे तो इसमें भी राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही होती है, राष्ट्रपति को मंजूरी देनी होती है। राष्ट्रपति इसे कैंसिल या खारिज नहीं कर सकते हैं, इसमें मंजूरी देना एक प्रकार की अनिवार्यता होती है राष्ट्रपति को। ओके, तो धन विधेयक देख लो, संशोधन विधेयक देख लो, ये 2 प्रकार के ऐसे विधेयक होते हैं जिन पर राष्ट्रपति कुछ नहीं करते हैं शायद। जबकि अन्य विधेयक हैं जो सांसद द्वारा जो पारित होते हैं या सांसद जो पेश करते हैं, बिल के रूप में पेश करते हैं, तो उस पर तो फिर ये वीटो पावर लगाते हैं और वीटो के माध्यम से उनको रख सकते हैं। ओके, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या उन पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं, वो उनका अलग एक मैटर होता है। चलिए, तो विधायी शक्तियों के संदर्भ में इतना ही अभी। ओके, अब हम बात करते हैं इसी में, हाँ, संयुक्त अधिवेशन की अगर आप देखोगे तो संयुक्त अधिवेशन भी इसी में आ जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन भी एक प्रकार का विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की। तो संयुक्त अधिवेशन जैसे कौन बुलाता है, वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन आप देखोगे तो किस स्थिति में बुलाया जाता है, जब कोई बिल है, राइट, कोई बिल है, वो किसी बिल को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में द्वंद्वता है, या लोकसभा राज्यसभा में इस बिल को लेकर के किसी प्रकार की उद्दंडता हो रही है या आपस में विवाद है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें विचार विमर्श नहीं हो पा रहा ठीक ढंग से, वो सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में गड़बड़ी देखी जाती है कि हाँ बिल को लेकर कोई गड़बड़ी है, दोनों में माथापच्ची है, तो उसको कैसे नियंत्रित करना है। तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, वो राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ओके, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन लोकसभा में ही लाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान राज्यों में नहीं है। ओके, राज्यों में नहीं है इसका। चलिए, तो विधायी शक्ति के अंतर्गत इतना ही बहुत है। अब हम नेक्स्ट शक्ति इनकी हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आप देखोगे जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, तीसरी शक्ति है इनकी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, तो न्यायिक शक्ति में आप देखोगे तो न्याय से संबंधित का मतलब ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, राइट, वैसे सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं इसमें जो भी कॉलेजियम व्यवस्था के तहत इनको चुना जाता है। लेकिन एक प्रकार के देखे जाए, जब इसमें विधि कानून मंत्री जो होता है वो सिफारिश जब प्रधानमंत्री से करते हैं, तो प्रधानमंत्री जब सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को करते हैं, राइट। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो उनकी नियुक्ति करने से संबंधित जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति ही वो करते हैं, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो फिर परामर्श करते हैं, राइट। तो बिना परामर्श के अन्य न्यायाधीश जैसे 33+1 34 हैं, ओके, तो इनकी न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। पहले न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, वो भी राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राइट, उनकी नियुक्ति अभी जो वर्तमान में अभी हुई है, राइट। तो आप ये देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी नियुक्ति भी यही राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन परामर्श किसका होता है, वो होता है मुख्य न्यायाधीश का। अन्य आप देखोगे उच्च न्यायालय, और जैसे इन्हें हटाना है तो इन्हें हटाने के लिए
इन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति नहीं हटाते हैं, इन्हें हटाने के लिए आप देखोगे महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग। और वो महाभियोग जो होता है आप देखोगे तो राष्ट्रपति के एक समान ही होता है, लेकिन भिन्नता थोड़ी ये होती है कि वहाँ पर राष्ट्रपति में जब महाभियोग लगता है तो वहाँ विशेष बहुमत होता है, 2/3 बहुमत होता है, जबकि यहाँ देखोगे सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर हटाए जाते हैं तो उनके लिए सामान्य बहुमत से, ओके, सामान्य बहुमत होना चाहिए, तो सामान्य बहुमत के माध्यम से इन्हें हटाया जाता है। बस इतना ही थोड़ा डिफरेंस है, और महाभियोग की प्रक्रिया है वो सेम है। मैंने काफ़ी, कम से कम मेरा 1 घंटे का लेक्चर रहा है महाभियोग पर, उसे आप देखोगे तो काफ़ी यूट्यूब पे देखना, काफ़ी डिटेल से समझाया है मैंने, राइट। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। दूसरी बात आती है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनके जितने भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन इन्हें हटा नहीं सकते हैं। एक मिनट, सॉरी, रुकिए 1 मिनट। हाँ, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? वो शायद राष्ट्रपति ही करते हैं, ओके। कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, शपथ इनकी राज्यपाल दिलाते हैं। तो आप ये समझ सकते हो। तो ये न्याय से संबंधित शक्तियां हैं। दूसरी बात आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट से 143 के तहत, 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई सलाह से संबंधित कोई मामला आता है, मान लेते हैं क्षमादान से, और क्षमादान आप देखोगे तो क्षमादान के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? क्षमादान के अंतर्गत आप देखोगे कि जो भी क्षमादान में न्यायालय द्वारा जैसे दंड दिया गया हो, कोई भी न्यायालय है, कोई भी न्यायालय हो, अगर उसे दंड दिया जाता है, राइट, चाहे वो भले ही मृत्यु दंड क्यों ना हो, राइट, तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पिटीशन आप दायर करोगे, याचिका दायर करोगे, अगर सुप्रीम कोर्ट के, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने उसे दंड दे दिया, अब इसके विरुद्ध जाओगे कहाँ? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि उसे वो क्षमा कर सकता है, लेकिन वो सलाह लेता है। सलाह किससे लेता है? सुप्रीम कोर्ट। तो वही तो सलाहकार, जो सलाहकार की आप देखोगे 143 के तहत सलाहकार संबंधित जो पावर दी गई है वो किसे दी गई है? राष्ट्रपति को, ओके। लेकिन ये जो सलाहकार जो व्यवस्था है ये बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं होती है, ये एक्चुअली में औपचारिक है। अगर हाँ मानते हैं तो मान लेते हैं, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत ही जघन्य अपराध किया है, राइट, बहुत ही क्रूर अपराध किया है, किसी ने हत्या की है, बहुत ही मतलब किसी को मारा, काट के फेंक दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया। अब उसमें याचिका दायर की गई, उसने याचिका दायर करके जाते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति के पास क्षमा मांगने, तो राष्ट्रपति पर सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ इस व्यक्ति को हम क्षमा करें या ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा कि सलाह देने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट इसमें पहली बात तो पहले ही उसने ऑलरेडी उसको सजा का प्रावधान कर दिया है, तो वो सलाह उसमें ऐसा तो देगा नहीं, दे भी सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पे याचिका आप एक ही बार दायर कर सकते हो, बात यहाँ पर भी तो है, याचिका एक बार दायर कर सकते हो, वो भी लिखित होनी चाहिए। अगर लिखित दायर याचिका आप कहाँ करते हो? राष्ट्रपति के पास करते हो, तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दंड दिया है और वह ने याचिका कहाँ दायर की? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करेंगे? इन सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट से जब ये सलाह लेते हैं, और ये सलाह एक प्रकार से बाध्यकारी नहीं होती है, ना राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है, ना सुप्रीम कोर्ट उनकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है, ओके। हाँ, आपस में उनकी मिली जुली है तो वो आपस में वो चीज़ कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बाध्यकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके लिए सलाह लेते हैं, तो सलाह में अगर इन्होंने किसी प्रकार का, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी है, राइट, फांसी की सज़ा दी है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, अब यही व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है, तो फिर ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति याचिका दायर करके क्षमा मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह लेते हैं राष्ट्रपति कि इस व्यक्ति को क्षमा करें या ना करें, इनसे आपस में मिलजुल करके बात कर लेते हैं। तो पहले ये फांसी की सज़ा दे चुके हैं, तो फिर ये
कैसे कह सकते हैं कि हाँ तुम इन्हें क्षमा कर दो? नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कह भी सकते हैं, वो अलग बात है उनकी, राइट। तो फिर ये क्षमा कर देते हैं। अगर क्षमा की बात वो सलाह में मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, उस हिसाब से ये क्षमा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये विवेकाधिकार के आधार पर हो, राष्ट्रपति की विवेकाधिकार पे हो। ये परामर्श होता है मंत्रिपरिषद का, मंत्री जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं उनकी परामर्श से ही ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी क्षमा कर दें। तो न्याय से संबंधित शक्तियों में आप देखोगे, न्यायालय द्वारा दिया गया, किसी भी न्यायालय द्वारा दिया गया दंड हो, उसे क्षमा करना, उसे लघु करना, जैसे कम करना, राइट। तो ये सब उनका ही प्रावधान है। अब बात यहाँ आती है कि जैसे मार्शल लॉ है, तो मार्शल लॉ के तहत अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया है, मार्शल लॉ को मैंने आपको डिटेल से समझाया था। जो मार्शल लॉ है, अनुच्छेद आप 34 पढ़ना, उसके अंतर्गत मैंने बहुत डीपली से पढ़ाया है। तो मार्शल लॉ आप देखोगे तो किसी भी सैन्य से संबंधित है कि किसी भी ऐसी अक्रूरता गतिविधि होती है या अराजकता, हिंसात्मक अराजकता होती है देश में, एक ऐसी गतिविधियां हुई किसी क्षेत्र विशेष में, राइट, तो वहाँ पर सैन्य शासन से संबंधित है ये। तो वहाँ पर पुलिस जो प्रशासन है वो सही तरीके से नहीं संभाल पाता है, तो मार्शल लॉ वहाँ लागू होता है। तो मार्शल लॉ में आप देखोगे जो केंद्रीय स्तर की जो फोर्स होता है, जैसे बीएसएफ ले लो, आईटीबीपी ले लो, राइट, या आर्मी से संबंधित जितनी भी वहाँ की फोर्स होता है केंद्रीय लेवल, वो लगाया जाता है। तो उसको छूट होती है, वो किसी व्यक्ति को मारकाट कर सकता है, राइट। तो किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा सकता है, वो किसी से भी गोली से मार सकते हैं। तो आप इनके विरुद्ध पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते। मार्शल लॉ के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, बस आप ये दिमाग में रखना। तो इसलिए मार्शल लॉ के पास आप राष्ट्रपति के पास जरूर जा सकते हो। जब राष्ट्रपति के पास आप जाते हो तो राष्ट्रपति उस पर क्षमादान कर सकता है, वो उनके पास पावर होती है। ओके, चलिए, तो क्षमादान से संबंधित इनके पास ये न्यायिक शक्तियां होती हैं। लेकिन आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह लेते हैं 143 के तहत, वो सलाह आप देखोगे 26 जनवरी 1950 के जितने भी मामले थे, जितने भी मामले से या उनसे जितने मामले आज भी होते हैं, 26 जनवरी 1950 से पहले के जो मामले आज भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उनसे विचार विमर्श करना है या उनसे संबंधित क्या प्रयोजन करना है, कैसे क्रियान्वित करना है, उनसे कैसे रखरखाव करना है, उनसे संबंधित अगर कोई विषय 26 जनवरी 1950 से पहले का है, तो उससे अगर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति कोई सलाह लेते हैं तो वो सलाह बाध्यकारी मानी जाती है। बस ये दिमाग में आप बैठा लेना कि 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी मामले होते हैं वो सलाह जो होती है दोनों के लिए बाध्यकारी होती है। अगर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लें या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सलाह लें, उनके दोनों के लिए एक प्रकार की ये बाध्यकारी होती है। तो आप ये दिमाग में बैठा लेना 26 जनवरी 1950 के पहले के मामलों में। लेकिन अभी जितने भी मामले होते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद के, उन पर बाध्यकारी नहीं होती है। ओके, तो आप ये न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं इसी में वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं? चौथे नंबर पे है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों का आप मतलब यही समझ लेना, वित्त से संबंधित। वित्त का मतलब आप जानते हो कि एक प्रकार से ये स्पष्ट करता है, वित्त का मतलब है कर से, और कर का एक संधारण कौन करता है या संग्रहण आप जानते हो कौन करते हैं। जैसे अलग अलग लेवल, जैसे केंद्र भी करता है, राज्य भी करता है, राइट। तो वित्तीय शक्तियों में आप देखोगे केंद्र स्तर की बात कर रहे हैं हम, राज्य की नहीं, हम केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र के लेवल पर जो भी कर लगाए जाते हैं, अब जैसे बहुत सारे ऐसे कर होते हैं जो केंद्र लगाती है, केंद्रीय वसूलती है, और कुछ कर ऐसे भी होते हैं जो केंद्र लगाती है, राज्य वसूलती है। जैसे कि स्टाम्प शुल्क ले लो, राइट, स्टाम्प जो शुल्क होता है वो केंद्र लगाती है और राज्य वसूलती है, राइट। तो ये कर आप समझ सकते हो, जबकि केंद्र लगाती है, केंद्रीय वसूलती है। तो ऐसे कर भी होते हैं जिसमें आप देखो कारपोरेशन टैक्स, निगम कर, जैसे आयकर, इनकम टैक्स, ये जो कर है केंद्रीय लगाती है और केंद्रीय वसूलती है। तो इनसे जो संधारण इनका किया जाता है, तो इसके बाद जो इनका वितरण किया जाता है उसमें राष्ट्रपति की शक्ति लागू की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि वित्तीय शक्ति के अंतर्गत अगर आप देखोगे कि इसके लिए रखरखाव के लिए एक वित्त आयोग गठित किया जाता है। तो वित्त आयोग जो होता है वो 5 वर्ष में राष्ट्रपति गठित करते हैं, हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति उसे गठित करते हैं। ओके, और ये वित्त आयोग का कार्य क्या होता है
केवल सलाह देना होता है, सलाह देना होता है। ओके, इस पे पूर्ण रूप से कार्य करना ही नहीं होता है, केवल सलाह देना होता है। लेकिन जो भी आप बजट की बात कर लो, तो बजट जो बनाया जाता है ना, बजट जो बनाया जाता है वो एक्चुअली में कौन बनाता है, तो वो वित्त आयोग जो होता है वो बनाता जरूर है, लेकिन वो बजट जो किसके नाम से बनता है, वो राष्ट्रपति के नाम से ही बनता है। राष्ट्रपति के नाम से ही वो बजट बनता है, लेकिन वित्त आयोग बनाता जरूर है, उस पर देखरेख करता है, सब उसका संवर्धन करता है, संरक्षण करता है, लेकिन वो नाम जो होता है बजट में वो राष्ट्रपति का होता है। बजट में नाम राष्ट्रपति का होता है, और सलाहकार जो होता है एक प्रकार के वित्त आयोग सलाहकार ही माना जाता है। और फिर ये क्या होता है, ये जो सलाह होती है वित्त आयोग की, वित्त आयोग की जो सलाह होती है ये सरकार के लिए, सरकार के अंतर्गत तो आप जानते ही हो, ठीक है, तो सरकार के लिए ये बाध्यकारी नहीं होती है, सरकार के लिए ये बाध्यकारी नहीं होती है। ये थोड़े थोड़े की पॉइंट हैं, इनको आप दिमाग में बैठा लेते हो तो निश्चित रूप से आप दिमाग में जब ये क्लियरिटी आप बैठ जाती है तो 100% है ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो आप ये चीजें समझिए। तो 280 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति होते हैं हर 5 वर्ष में, वो 280 के तहत क्या करते हैं, वित्त आयोग की स्थापना करते हैं, उसे गठित करते हैं। लेकिन इसकी जो सलाह होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है, बस आप ये थोड़ा दिमाग में बैठा लेना। बजट आप देखते हो तो बजट जो मैंने आपको बताया है 112 के तहत राष्ट्रपति के नाम से ही वो बजट बनता है, लेकिन वित्त मंत्री जो होते हैं, वित्त मंत्री केवल वो संसद में पेश करते हैं, वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही वित्त मंत्री जो होते हैं वो पेश करते हैं संसद में। तो आप ये समझिए। इसी के साथ साथ वित्तीय शक्ति में आकस्मिक जो निधि होती है, ये जो फंड होता है, राइट, तो ये आपातकालीन में राष्ट्रपति को ये शक्ति होती है कि आपातकालीन में किसी भी व्यवस्था को किस प्रकार से नियंत्रण करना है, संचालित करना है, तो उस हेतु आकस्मिक निधि से वो पैसे निकाल सकते हैं। ओके, आकस्मिक निधि से वो पैसे निकाल सकते हैं। जब हम आगे संचय निधि और जितनी निधियां पढ़ाएंगे तब कंप्लीट हम आपको समझा देंगे। थोड़ा आप इतना समझ सकते हो, ये सैन्य के वित्तीय शक्ति के अंतर्गत ही आती है आपदा के समय में। नेक्स्ट आता है सैन्य शक्तियां। तो सैन्य शक्तियों को आप समझो, सैन्य शक्तियों में अगर आप देखोगे तो सैन्य शक्तियों के अंतर्गत आप जानते हो कितनी 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं, जिसमें थल सेना है, वायु सेना है और जल सेना है। इनके जो भी कमांडर होते हैं, राइट, इनके जो भी सीडीएस से संबंधित बड़े बड़े कमांडर होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ओके, उनकी नियुक्ति, वैसे ये पढ़ लिख के जाते हैं, ये जाते पढ़ लिख कर हैं, सीडीएस का एग्जाम निकालते हैं, एनडीए का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, इनसे ये निकालते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ के जाते हैं। ओके, तो जब यही पढ़ लिख करके जाते हैं तो फिर इनकी नियुक्ति करते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति। और वैसे सर्वोच्च कमांडर कौन, राष्ट्रपति ही माने जाते हैं, लेकिन ये इतने जागरूक भले ही नहीं होते हैं, लेकिन सर्वोच्च पद है तो सर्वोच्च पद होने के नाते ये सर्वोच्च व्यक्ति भी माने जाते हैं। इस इन तीनों जो सेनाएं हैं इनके सर्वोच्च व्यक्ति माने जाते हैं। ओके, तो सर्वोच्च माने जाते हैं। तो इनके नीचे कौन करते हैं, सीडीएस, जो सीडीएस अधिकारी होते हैं वो काम करते हैं, यानी कि जो गवर्नर जो कमांडर जनरल होते हैं, जनरल कमांडर होते हैं, वो इनके नीचे काम करते हैं। ओके, लेकिन ये हैं इन्हीं के आधार पर ही करते हैं। अगर ये किसी प्रकार से इस चीज़ को लेकर के नियंत्रण करते हैं, राइट, तो ये उस चीज़ के लिए बाध्यकारी होते हैं कि वो राष्ट्रपति की बात को मानना पड़ता है। जैसे आप देखोगे कि आपातकाल के समय किसी परिस्थिति बेस मान लेते हैं कि युद्ध की घोषणा होती है, तो युद्ध की घोषणा तो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो युद्ध की जब घोषणा करते हैं, जो सीडीएस अधिकारी जब लगता है कि इसी स्थिति बन रही है तो फिर सीडीएस अधिकारियों से सीधा बोलते हैं घोषणा करने के लिए, तो फिर सीधे अधिकारी जो होते हैं वो इनके लिए बाध्यकारी होते हैं, वो बात मानते हैं। दूसरी बात है युद्ध की घोषणा को समाप्त करना, युद्ध की घोषणा जो की गई है वो उसे समाप्त करना है, इसके लिए भी ये बाध्यकारी होते हैं। जो भी नीचे रैंक के जो कमांडर होते हैं वो काम करते हैं, जनरल कमांडर जिसे बोलते हैं।
तो आप ये समझ सकते हो। तो सैन्य शक्तियों से संबंधित केवल इतनी ही पावर इन्हें मिलती है। कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्ति आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे इतने सारे जैसे विदेश के मामले होते हैं, विदेशिक मामले होते हैं, तो विदेशिक मामलों से संबंधित किसी प्रकार का अगर फैसला लेना होता है, चाहे वो फैसला आप देखोगे सुरक्षा संबंधित हो, सैन्य से संबंधित हो या संचार से संबंधित हो, सुरक्षा का मतलब रक्षा से संबंधित हो, संचार से संबंधित हो या विदेश से संबंधित जो भी मामले होते हैं, उनके पावर जो होती है वो किन्हें होती है? सरकार, केंद्र सरकार के पास होती है। और केंद्र सरकार की औपचारिक शक्ति किसे मिलती है? वो मिलती है आप नाम मात्र की तो राष्ट्रपति को। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीतिक मामले होते हैं, जिसमें आप देखोगे जैसे दूतावास है, उच्चायुक्त है, तो इनकी जो नियुक्ति होती है, उच्चायुक्त है, दूतावास है, इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं और इन्हें उस देश में भेजते हैं जिस देश में इन्हें आवश्यकता होती है या जिस देश में भारतीय नागरिक रहते हैं, जिस देश में भारतीय नागरिक रहते हैं, तो उस देश में ये दूतावास उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी देशों में उच्चायुक्त या दूतावास हो, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। हाँ, जिस देश में लोग रहते हैं, अब तो यही है कि पूरे विश्व में भारत के लोग रह रहे हैं तो उस हिसाब से वहाँ उच्चायुक्त और दूतावास देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कंडीशन बस ये है कि दूतावास जिस देश में होगा तो वहाँ उच्चायुक्त नहीं होगा, या उच्चायुक्त होगा दूतावास नहीं होगा। तो दूतावास उच्चायुक्त में थोड़ी भिन्नता ये होती है कि दूतावास जो होते हैं वो ऐसे देशों में होते हैं भारत के जहाँ पे वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता नहीं लिए होते हैं, और जिस देश की जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिए होते हैं वहाँ पर जो चुने जाएंगे वो होते हैं उच्चायुक्त। ओके, तो आप ये डिटेल है, अंदर की नॉलेज आपको मैंने समझा दी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कि ये तो कूटनीतिक शक्तियां हैं, तो रक्षा के संबंध में, रक्षा के मामलों में, संचार के मामलों में, सैन्य के मामलों में इनकी पावर केंद्र सरकार को ही होती है, राज्य सरकार को नहीं होती है। समझ रहे हो? हाँ, सैन्य से संबंधित जैसे पुलिस से बल हो तो पुलिस बल से वो केंद्र राज्य को उनको पावर दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं उनके। सातवीं आती है आपातकालीन शक्ति। तो आपातकालीन शक्ति आप देखोगे तो आप ये जानते हो कि आपातकालीन शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होती है वो एकदम आक्रामक होती है। राष्ट्र मतलब कि अतिक्रमण, मतलब किसी स्थिति ऐसी बन जाती है आपातकाल के समय। आपातकाल तो आप जानते हो कि जो 3 प्रकार के ही होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन वो भी एक प्रकार का आपातकाल होता है, इसके बाद वित्तीय आपातकाल। तो इन आपातकालों में जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वो अपनी स्थिति के आधार पर उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। इनको हम आगे डिटेल से समझेंगे, आपातकालीन संबंधित जो भी शक्तियां हैं कैसे क्या है, उनमें राष्ट्रपति की कैसी भूमिका होती है, वो हम आगे डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में आपातकालीन शक्ति में ये समझिए कि जैसे कोई सशस्त्र विद्रोह है या बाहरी आक्रमण है, तो उससे संबंधित राष्ट्रपति को लगता है कि आक्रमण होने की आशंका है, तो उस आधार पर आपातकाल वो लागू कर देते हैं। लेकिन भले ही उसमें देखो एक अनुमोदन, एक अलग, इसमें अनुमोदन सब कुछ होता है, लेकिन परामर्श किसका होता है? परामर्श होता है इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो उन्हीं के परामर्श से ही ये लागू करते हैं। ओके, इसी प्रकार से राष्ट्रपति शासन भी है। राष्ट्रपति शासन में आप देखोगे तो संवैधानिक मतलब गड़बड़ी होने के हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो राष्ट्रपति शासन 2 प्रकार से, 356 के तहत और 365 के तहत, ये हम आगे डिटेल से समझेंगे। ओके, तो आप ये समझ लीजिए। इसी के बाद वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है। तो वित्त से संबंधित भुखमरी जैसी स्थिति बनती है, या वित्त जैसे और भी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि जो वित्त का लेखा जोखा है, धन का केंद्र वो कर हैं उनका लेखा जोखा है, उसका सही से संवर्धन संचालन नहीं है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसका अतिदोहन हो रहा है, किसी प्रकार से काला धन पे ज़्यादा वो हो रहा है। तो अगर लगता है कि हाँ इससे भुखमरी जैसी स्थिति बन रही है, फैलाव बन रहा है, तो उस पर भी ये वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
8वीं शक्ति आप देखोगे विवेकाधिकार भी शक्ति इनको प्राप्त होती है। तो विवेकाधिकार में आप देखोगे तो विवेकाधिकार में क्षमादान की भी शक्ति आप ले सकते हो। तो क्षमादान से संबंधित जैसे किसी से कम करना ज़्यादा करना तो उसमें वैसे विवेकाधिकार के अंतर्गत आती नहीं है, ठीक, ऐसे शामिल मत करो। इसमें आती है जैसे प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है, तो वो एक प्रकार से जब ये प्रधानमंत्री जैसे जो 6 महीने के लिए कोई जिसे भी चुनने के लिए ये चुन सकते हैं, उनके लिए विवेक आधार पर ये विवेकाधिकार इन्हें शक्ति मिल जाती है। दूसरी बात है कि विवेक अधिकार पर ही ये जितने भी वीटो पावर का यूज करते हैं, जो वीटो पावर का यूज करते हैं, तो वहाँ भी ये विवेकाधिकार इनके पास होता है कि उसको हस्ताक्षर कर दें या ना कर दें या रख लें, ठीक, आरक्षित कर रखें। तो ये भी वीटो पावर जो है विधायी शक्ति जरूर है, लेकिन ये विवेकाधिकार पर भी इनकी डिपेंड करती है। चलिए, तो आप ये समझ सकते हो जैसे आयोग की स्थापना करना है, आयोग की जो स्थापना है, उनको लगता है कि मुझे आयोग की स्थापना करना है, या विधि ऐसा आयोग, ऐसे जनजाति संबंधित आदिवासी लोग हैं जो कहीं ना कहीं दुरुस्त हैं, कंडीशन में आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनके उत्थान के लिए आयोग की स्थापना वो कर सकते हैं। तो ये उनकी प्रकार से देखा जाए तो उनको लगता है विवेकाधार पे होना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपसे आज का जो लेक्चर था आपको इस पर समझ में आ गया होगा। वो राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां थीं वो कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनके संबंध में हमने आपको डिटेल से समझा दिया। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।